पिछले नमस्कार आदाब। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स की सोच और समझ की गहराई को चैलेंज करता है, पर पिछले कुछ समय से सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स और प्री बोर्ड रिज़ल्ट्स को देखें तो ना जाने क्यों लद्दाख के बच्चों में एक अजीब सा डर इस सब्जेक्ट को लेकर देखा गया है। इसी डर से हमारे बच्चे कैसे निकलें और फिज़िक्स में आ रही प्रॉब्लम्स का सामना किस प्रकार करें, उसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं फ़िज़िक्स के एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जिन्हें 27 सालों का फ़िज़िक्स पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है, श्री कुलदीप कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्री कुलदीप कुमार जी वाइस प्रिंसिपल जेएनवी ले हैं और इन्हें लगभग काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है फ़िज़िक्स के फील्ड में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करेंगे कि बच्चे किस तरह से फ़िज़िक्स को अच्छे से समझ सकते हैं और फ़िज़िक्स को लेकर बच्चों के मन में जो डर है वो किस प्रकार उनके मन से हम दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न बहुत ही बेसिक सा है। सर, आपके अनुभव से सबसे कॉमन प्रॉब्लम फ़िज़िक्स में बच्चों को कौन सी होती है सर? मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम आती हैं फ़िज़िक्स में, एक तो डेरिवेशंस में आती हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आती हैं। जी सर। सर, आपके विचार में आपको क्यों लगता है कि स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स को एक डिफ़िकल्ट या फ़ियरफुल सब्जेक्ट की तरह देखते हैं? मेरे अकॉर्डिंग फ़िज़िक्स एक फ़ियरफुल सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें यह है कि बच्चों का अगर बेसिक क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो उनको वो फिर फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट भी लगता है, बोरिंग भी लगता है। जी सर। सर, जैसा कि हमें पता है सीबीएसई सिलेबस में हर एक यूनिट और चैप्टर को अलग अलग वेटेज दी जाती है, तो कृपया आप हमारे बच्चों को बताएं कि किन किन यूनिट्स और चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने से हमारे बच्चे परीक्षा में अधिक अंक ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने फ़िज़िक्स के पूरे सिलेबस को समझना पड़ेगा। अभी हमारा जो सीबीएसई ने काफ़ी रिडक्शन किया हुआ है। पहले जो सिलेबस था आज से 4-5 साल पहले, वो काफ़ी सिलेबस हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो फ़िज़िक्स का सिलेबस है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे फ़िज़िक्स के सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, उनका अपना अलग अलग वेटेज है। कुछ चैप्टर हमारे ईजी हैं, कुछ चैप्टर हमारे डिफ़िकल्ट हैं, कुछ चैप्टर हमारे मॉडरेट हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो 14 चैप्टर्स हैं उसमें, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस से। सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से। थर्ड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से या करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से है। इस नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर EMI आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर अल्टरनेटिंग करंट आता है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। इसके बाद फिर चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है। इसके बाद हमारा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आता है। देन एटम एंड न्यूक्लियाई है। लास्ट चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सीबीएसई का अगर हम पैटर्न देखें तो सीबीएसई ने इन चैप्टर्स का जो वेटेज डिसाइड किया हुआ है, हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो हमारे 5 चैप्टर्स हैं उनका वेटेज हमारा 17 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो कंबाइन किए हुए हैं, एक्चुअली यूनिट में भी डिवाइड किया हुआ है, तो वो हमारे 18 मार्क्स के हैं। इसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स हैं जिसमें हमारा ड्वेल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियाई है, ये 12 मार्क्स का है। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो 7 मार्क का है। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारा ये 70 मार्क का चैप्टर टोटल कंटेंट हमारा बनता है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो हमारा जो अभी लेटेस्ट चेंजेज आया है उसमें हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ए। उनका अपना अपना एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में। सर, अक्सर जब हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि क्यों बच्चे कुछ टॉपिक्स उनके लिए इतने चैलेंजिंग हो जाते हैं सर? एक्चुअली फ़िज़िक्स देखा जाए तो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें तो कोई भी चैप्टर
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ चैप्टर हमारे ईज़ी भी हैं, कुछ चैप्टर हमारे कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ चैप्टर हमारे डिफ़िकल्ट भी हैं। जी, जी। सर, क्या आपको लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने में, हमें पता है कि लैंग्वेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको लगता है कि क्या लैंग्वेज बैरियर भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है कि हमारे लद्दाख के बच्चों को फ़िज़िक्स समझने में दिक्कत हो रही है? देखिए, लैंग्वेज बैरियर का तो मैं यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चों को ईज़िली समझने के लिए हमारी जो मदर टंग है, अगर उसमें हम उनको बच्चों को टीच करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा। ओके सर, ठीक है। सर, आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बच्चे काफ़ी टेक सेवी हैं, तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम फ़िज़िक्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? डेफ़िनेटली टेक्नोलॉजी का जो अभी ट्रेंड है, हम उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग है और टेक्नो सेवी है तो उससे काफ़ी कुछ बने, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे है, चैनल्स हैं हमारे, उनमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। जी सर। सर, आपको फ़िज़िक्स के फ़ील्ड में काफ़ी अनुभव प्राप्त है, तो आपके विचार से फ़िज़िक्स को लेकर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग की कमी है या इंटरेस्ट की? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग बच्चों में थोड़ा-सा इंटरेस्ट की कमी है, और उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, अगर कोई क्योंकि फ़िज़िक्स को समझने के लिए हमें अपना जो प्रैक्टिकल उसमें भी हमको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और फ़िज़िक्स को हम बाई लर्निंग बाई डूइंग मेथड से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। सर, लेबॉरेटरी वर्क आप कहेंगे कि वो बेटर होगा रादर दैन जस्ट फोकसिंग ऑन द क्लास? क्योंकि लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं जो हमारे थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक सर। सर, पेरेंट्स को बच्चों का प्रथम गुरु कहा जाता है, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है बच्चों के मन से फ़िज़िक्स के डर को भगाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको ये नहीं है कि भई आपको इतना मार्क्स लेके आना है, उसमें उनको बर्डन नहीं देना है, बच्चों को अपने अकॉर्डिंग काम करना है, बस उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है पेरेंट्स के लिए। सर, जेके बोस से सीबीएसई बोर्ड में हमने रिसेंटली ही लद्दाख में शिफ्ट किया है, तो आपको लगता है कि बच्चों को पैटर्न समझने में अभी दिक्कत का सामना हो रहा है यहाँ पे? देखिए, कई बार क्या होता है कि अपने अलग-अलग बोर्ड का अपना अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है, उनका अप्रोच अलग-अलग होता है। सीबीएसई ने काफ़ी अभी लिबरल किया हुआ है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को, और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो एग्ज़ाम है सीबीएसई का, अभी रिसेंटली जो चेंज किया है उसमें हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली अभी हमारा जो सीबीएसई है वो ये देखता है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग कितना है, कॉम्पिटेंसी कितना है, वो उसको चेक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए, उसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजन्स के आते हैं। इसके बाद हमारे 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क क्वेश्चन जिसको हम केस स्टडी क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में हमारा जो सेक्शन ई होता है उसमें हमारे 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से हमारा सीबीएस है। तो बच्चों को सबसे पहले हमें उसका पैटर्न समझना पड़ेगा पेपर को क्रैक करने के लिए। जी सर। सर, हम तकरीबन देखते हैं ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और ख़ासकर उन बच्चों को जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। सर, मैथमेटिकल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए उन बच्चों में जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं? देखिए, मेडिकल बैकग्राउंड्स के बच्चों के लिए बट यही होता है कि थोड़ा-सा उनका मैथमेटिकल स्किल कम होता है, लेकिन मैं एक अप्रोच के लिए बात करता हूँ कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें फ़ॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। हम उसके लिए कर सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर वाइज़ फ़ॉर्मूले हैं उनको हम ले लें। उसके बाद फिर हम जब न्यूमेरिकल्स करें तो सबसे पहले हम ईज़ी न्यूमेरिकल्स करें, जिससे हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों के अंदर। इसके बाद फिर हम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएँ। अगर डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो फिर हम वापस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएँ, और कॉन्सेप्ट फिर हमारा क्लियर होगा, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। जी सर। सर, अब हम बात करते हैं अपने टीचर्स की।
तो टीचर्स हम जैसा कि जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो आप हमारे टीचर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ रिकमेंड करेंगे ताकि फ़िज़िक्स के लिए वो बच्चों को और ज़्यादा फ़िज़िक्स उनके लिए इंटरेस्टिंग और अप्रोचेबल बना सके? टीचर्स के लिए मेरा यही कहना है कि हमारे जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं CBSE के, हमारी वेबसाइट पे NCERT जो हमारी CBSE की वेबसाइट है वहाँ से मिल जाते हैं। तो वो ये देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, हमारे कौन से चैप्टर्स जिसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम एक लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बच्चों को हम उनका कुछ डेरिवेशंस हैं, क्योंकि कुछ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ हमारे इजी चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारा सबसे स्कोरिंग चैप्टर है 7 मार्क्स का, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, ठीक है। और वो चैप्टर पहले काफ़ी लेंदी हुआ करता था, उसमें से ट्रांजिस्टर है, ऑसिलेटर है, एम्पलीफायर, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिलीट हो गई उसमें से। तो वो इस चैप्टर काफ़ी हमारे लिए स्कोरिंग है। इसके अलावा एटम है, न्यूक्लियाई हैं। इन माई ओपिनियन ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो स्कोरिंग भी हैं और ईजी भी हैं। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि बच्चों के लिए पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से वो पेपर को सॉल्व करे कि वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सके? थोड़ा विस्तार में बताइए सर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे सबसे पहले तो हमारे जो फार्मूले हैं उनका एक चैप्टर वाइज फार्मूले बनाएं। उसके बाद उनका फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अप्रोच करें। अगर इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं तो बच्चों का एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा। देन उसके बाद फिर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ अप्रोच करें। जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस फिर वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा तो पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद फिर उनका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उसके बाद फिर जो हमारे मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएं। दूसरा ये है कि अगर एग्ज़ाम में आप अपेयर होने जा रहे हैं तो 1 डे बिफोर आप केवल रिवीजन करें और चिंतन करें। बहुत ज़्यादा पढ़ने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। बच्चे कुछ जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर कुछ उनकी मिस्टेक्स होती हैं, उनको कैसे हमें रेक्टिफाई करना है। जैसे मैं कहना चाहूँ कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें कोई हमको करंट वाला डायग्राम बनाना है तो उसमें जो डायरेक्शन है, जनरली मिस्टेक ये होती है बच्चे डायरेक्शन शो नहीं करते हैं। हमारा जो रे ऑप्टिक्स का चैप्टर जिसमें हमें कोई रे डायग्राम बनाना है तो उसमें जो डायरेक्शन है रे का उसको शो नहीं करते हैं। लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, उसका यूनिट को शो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर CBSE के थ्रू मार्क्स का डिडक्शन होता है। तो ये चीज़ें हैं, उनसे बच्चे उन मिस्टेक्स को नहीं करें। जी सर, पेपर किस तरह से सॉल्व करें बच्चे, अगर आप थोड़ा उस पर बात करें? पेपर सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बच्चों को सबसे पहले जो अच्छा क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। सर सेक्शन वाइज? हाँ, सेक्शन ज़रूरी है। आप जहाँ भी सेक्शन में क्वेश्चन आया है उसका एक सबसे पहले सेक्शन डालें। जैसे सेक्शन ए से या सेक्शन बी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉपी में सेक्शन डाल करके उसको सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चन है इसमें कई बार क्या होता है कि सेक्शन जो है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके भी सब पार्ट होते हैं, तो पार्ट को मेंशन करना ज़रूरी होता है। और उसमें ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक लॉजिकल अप्रोच भी यहाँ पर लगाना चाहिए। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, अभी CBSE ने पेपर रिलीज़ किया है, सैम्पल पेपर, वो न्यूक्लियाई से क्वेश्चन है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर मास नंबर दिया हुआ है और उसमें हमको उसकी डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, रेशियो वहाँ पर 1/1 आएगा, लेकिन कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक लॉजिकल अप्रोच अपनाने की वहाँ पर आवश्यकता होती है बच्चों की। सर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए MCQs का कितना रोल हो सकता है सर? मैम MCQ का, अगर हमारे MCQ कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। क्योंकि MCQ क्या होता है, MCQ में या तो आपको स्कोरिंग होगा या फिर स्कोरिंग नहीं होगा। गलत हो गया तो हमारा 1 मार्क गया, अगर सही है तो हमारा 1 मार्क आ गया। इससे मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों का जो थ्योरेटिकल जो आपके जो डेरिवेशंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप कुछ भी डेरिवेशंस में लिखेंगे, फार्मूला है एटलीस्ट फार्मूला लिखेंगे, या आपका उसके साथ में कोई एडिशनल न्यूमेरिकल आया उसको सॉल्व करेंगे, या कोई डायग्राम है डायग्राम भी बनाएंगे, तो आपको मार्क्स आने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी सर, आखिर में सर आप हमारे लद्दाख के बच्चों को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो फिज़िक्स से डरे नहीं बल्कि फ़िज़िक्स को समझें और उसकी तरफ खींचे चले जाएं? बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखें। फ़िज़िक्स बहुत टफ़ नहीं है जैसा कि एक परसेप्शन बन गया है कि फ़िज़िक्स काफ़ी टफ़ है।
सबसे बड़ी बात है कि हम उसमें इन्वॉल्व कितना होते हैं, हम उसको कितना स्टडी करते हैं, कितना हम उसका रिवीजन करते हैं। सीबीएसई सभी बच्चों का ख्याल रखता है। जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, हाई अचीवर हैं, उनका भी ख्याल रखती है। जो मॉडरेट हैं, उनका भी ख्याल रखती है। पेपर जब सेट होता है तो सभी बच्चों के लिए पेपर होता है। एटलीस्ट पास होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हम उसमें अपना रिवीजन करते रहें, अपना लगे रहें और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुलदीप कुमार जी। हमें उम्मीद है कि आपके बहुमूल्य सुझाव और अनुभव हमारे बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही मददगार रहेंगे। वी होप these suggestions will make learning of physics smoother. Thank you, Jule.